हेलो एवरीवन। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि हाना बुरी तरीके से रो रही होती है क्योंकि युनसो उसे बीच में ही छोड़ के चला जाता है और उसे कोई कांटेक्ट नंबर ना ही अपना कोई एड्रेस देके जाता है, जबकि वो उससे चिल्ला चिल्ला के मांग रही होती है। पर युनसो वहाँ से बिना कुछ कहे ही चला जाता है। हालांकि युनसो को भी यहाँ पे बहुत बुरा फील होता है हाना के लिए कि उसके वापस आने से हाना की लाइफ में उसकी लाइफ और मिसरेबल हो गई है, क्योंकि जब से हाना ने उसे देखा है तब से वो सिर्फ रोती ही रहती है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाना होटल में काम कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे आके बताती है कि उसने युनसो को दोबारा से होटल में देखा है। वो किसी गैंग मीटिंग के चलते यहाँ पे वापस आया है। तो हाना वहाँ पे दौड़ती हुई पहुँचती है और अंदर जाने की कोशिश करती है, पर गैंग मेंबर्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं। हाना उनसे रोते हुए रिक्वेस्ट कर रही होती है कि तभी उसका हाथ कोई जोर से पकड़ता है और जब वो पलट के देखती है तो वो कोई और नहीं बल्कि युनसो होता है। वो उसे देख के काफी खुश हो जाती है और बहुत इमोशनल भी होती है। युनसो उसे साइड में ले जाके यहाँ से जाने के लिए कहता है, जबकि हाना उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे एक और बार मिलना चाहती है क्योंकि उसे उससे काफी सारी बातें करनी है। पर युनसो उसे वहीं पे छोड़ के जाने लगता है तो हाना उसके पॉकेट से जबरदस्ती फोन निकाल लेती है और युनसो से कहती है कि वो उसके कॉल का वेट करेगी। यहाँ पे युनसो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उससे वापस अपना मोबाइल लेने के लिए, पर हाना यहाँ पे उसका हाथ पकड़ के रोते हुए उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज वो मोबाइल वापस ना ले। तो इस पे युनसो भी उससे कुछ नहीं कहता है और वहाँ से चला जाता है। वेल ये सारी चीजें रियो दूर से खड़ा देख लेता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि युनसो का कोई बंदा पीछा कर रहा होता है और यही चीज बताने के लिए वो अपने बॉस के पास पहुंचता है। यहाँ पे युनसो उन्हें बताता है कि ये बंदा शायद वही है जिसे उसने कुछ सालों पहले बुरी तरीके से पीटा था, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा बिगड़ चुका था और वो ऑलमोस्ट डेड ही था। इस बंदे का नाम शिमादा होता है, पर युनसो को इस बारे में पता नहीं होता है कि वो बंदा सचमुच में मर गया था या अभी भी जिंदा है। फिर आगे दिखाया जाता है कि युनसो क्लब पहुंचता है जहाँ पे क्राइम बॉस ने उसे वो क्लब मैनेज करने के लिए दिया होता है। नाइट क्लब की लेडी बॉस यानी कि माया यहाँ पे युनसो से मिलने पहुंचती है क्योंकि उसे पता चलता है कि क्राइम बॉस के जाने के बाद ये सारी चीजें युनसो ही संभालने वाला है। यहाँ पे वो युनसो के सामने काफी शेमलेसली फ्लर्ट करती है और उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है, पर युनसो पर इन सब का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो माया से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पे हाना को आने के लिए मजबूर ना करे और इसके बदले में वो हाना का कर्ज भी चुकाने के लिए रेडी होता है। पर माया तो पैसों में इंटरेस्टेड होती ही नहीं है और इनके बदले में वो कुछ और ही चाहती है। यहाँ पे वो उससे कहती है कि तुम्हें हमेशा हाना की ही क्यों पड़ी रहती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है। 20 साल की उम्र से मेरी मॉम ने मुझे एक ओल्ड गैंगस्टर की मिस्ट्रेस बना के रख दिया। और वो युनसो से कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता है। और यहाँ पे वो युनसो के साथ डील करती है कि वो हाना को यहाँ से जाने देगी, पर अगर युनसो उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए तैयार है तो, वरना वो हाना को कहीं नहीं जाने देगी। और इसी के साथ वो युनसो को ये भी बताती है कि उसके मॉम डैड दोनों ही कार एक्सीडेंट में मर चुके हैं। ये बात सुन के युनसो एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस बारे में उसे अभी तक नहीं पता होता है। तो वो माया को पकड़ के उसे फोर्स करता है कि वो उसे सारी सच्चाई बताए। तो माया उसे कहती है कि अब तुम एक गैंगस्टर हो और इस बारे में तुम खुद पता कर सकते हो। युनसो वहाँ से बाहर निकल ही रहा होता है कि अचानक से वो हाना से टकरा जाता है और हाना उसे इतने दिन बाद अपने सामने देखकर उससे मिलने की कोशिश करती है, पर अगेन उसे 2 आदमी रोक लेते हैं। हाना को अपने सामने देख के युनसो को ये डर आ जाता है कि कहीं माया उसे ये सारी बातें बता ना दे। तो वो हाना के सामने ही उसे इग्नोर करते हुए माया के पास जाता है और माया से फ्लर्ट करते हुए उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये सारी बातें हाना को ना बताए। तो माया उसे कहती है कि वो सिर्फ एक कंडीशन पे उसे ये सारी बातें नहीं बताएगी, अगर वो उसे वैसे ही प्यार करे जैसे वो हाना को करता है और उसकी परमिशन के बिना वो हाना से कभी नहीं मिलेगा। युनसो उसकी ये कंडीशन मान लेता है और हाना के सामने उससे फ्लर्ट करते हुए वहाँ से चला जाता है। हाना ये सब कुछ देख के काफी शॉक्ड होती है क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर युनसो माया के साथ क्या कर रहा है। इसके बाद हाना युनसो को रोकने के लिए उसे चेस करती है और उसकी गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है उसे रोकने के लिए और युनसो को एक बार उससे बात करने के लिए कहती है। तो युनसो उसकी ऐसी हालत नहीं देख पाता है और विंडो नीचे करता है। तो हाना उसे रोते हुए रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे ऐसे छोड़ के ना जाए और वो उससे मिलना बंद ना करे, पर युनसो अपने इमोशंस को छुपाते हुए हाना के आंसुओं को इग्नोर करता है और कार की विंडो बंद कर लेता है। तो हाना जल्दी से उसे वही सेल फोन दिखाती है और कहती है कि वो उसके कॉल का वेट करेगी। फिर रोड के साइड में बैठकर हाना युनसो के कॉल का वेट कर रही होती है। वो कई घंटों तक उसका वेट कर रही होती है, पर युनसो ये सारी चीजें अपनी कार में बैठा दूर से देख रहा होता है। उसे हाना की बहुत चिंता हो रही होती है, पर माया के किए हुए प्रॉमिस की वजह से वो उससे नहीं मिलता है। पर फिर फाइनली हाना को देखकर वो 3 घंटे बाद उसे एक मैसेज करता है कि वो अपने बर्थडे में उससे आके मिलेगा। हाना युनसो का मैसेज देख के बहुत खुश होती
होती है। फिर इसके बाद डायरेक्ट हमें युनसू के बर्थडे वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाना फुल्ली ड्रेस्ड होके उससे मिलने पहुंचती है। वो उसी जगह में बैठी युनसू के आने का वेट कर रही होती है, जहाँ पे युनसू ने उसे पहली बार नेकलेस पहनाया था। युनसू भी दूर से खड़ा हाना को देख रहा होता है और तभी उसका एक आदमी आके उसे उसके मॉम डैड की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देता है, जिसे पढ़ने के बाद युनसू को पता चलता है कि हाना की मॉम और उसके स्टेप डैड का ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया था और वो 2 साल पहले ही मर चुके हैं और पिछले 2 सालों से हाना पूरी कोशिश कर रही है अपने मॉम डैड को ढूंढने की और अब उसके पास ऐसा कोई। युनसू अकेले हाना को बैठा देख काफी हर्ट फील करता है और दौड़कर उसके पास जाता है और मन ही मन ये डिसाइड कर लेता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वो हाना को अकेले नहीं छोड़ने वाला है और वो इस लड़की को जिसे वो इतना चाहता है इसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा। वो फाइनली हाना के पास जाके उससे मिलता है और हाना उसे अपने सामने देख के बहुत खुश होती है। फिर इसके बाद वो हाना को शॉपिंग पे ले जाता है और उसे बहुत सारी ड्रेसेस खरीदता है। हाना इन महंगी ड्रेसों को एक्सेप्ट करने से मना करती है तो युनसू उससे कहता है कि आज उसका बर्थडे है और उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। फिर इसके बाद युनसू उसे काफी सारी चीजें खरीदवाता है। इसके बाद इवनिंग में हाना को वो प्रेसिडेंशियल स्वीट में बुलाता है, जिसे वो पूरी अच्छी तरीके से सजाता है और यहाँ पे ये दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पे हाना को फाइनली पता चलता है कि इतने दिनों से जो गेस्ट इस प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुका था वो कोई और नहीं बल्कि युनसू ही था। यहाँ पे हाना इमोशनल होकर उसे टाइटली हग कर लेती है और उसे कहती है कि अब वो उसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी। यहाँ पे दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं और रो रहे होते हैं। तभी युनसू हाना को चुप कराने के लिए उसके टीयर्स को किस करता है और हाना भी उसे किस बैक करती है। फिर वो दोनों साथ में युनसू का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और इसके बाद युनसू उसे अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क लेके जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी सब कुछ बंद हो चुका होता है और हाना ये देख के काफी अफसोस भी करती है। पर तभी युनसू अपनी चुटकी बजाता है और सारी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। ये देख के हाना बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पे वो दोनों साथ में बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। बाद रात में वो नूडल्स खाने के लिए भी जाते हैं, क्योंकि हाना ने 2 साल पहले युनसू के बर्थडे पे उसे नूडल्स ही खिलाए थे और ये बात याद करते हुए युनसू को रोना आ जाता है। इसके बाद ये दोनों साथ में रोड पे चल रहे होते हैं और हाना अपना लव उससे कन्फेस करती है और युनसू से कहती है कि वो अपने आप को बहुत ज्यादा हेट करती है क्योंकि उसने सही समय पे उसे कन्फेस नहीं किया और उसे इस बात का काफी रिग्रेट होता है कि उसने युनसू के कन्फेशन को भी एक्सेप्ट नहीं किया था। और यहाँ पे वो युनसू से इसके लिए रोते हुए माफी भी मांगती है, पर युनसू भी उससे सॉरी कहता है कि उसने उसे इतने सालों तक अकेला छोड़ दिया था, सारी चीजें अकेले ही संभालनी पड़ रही थी। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि अब वो कुछ भी हो जाए पर वो एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे। फिर नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि हाना जब जागती है तो उसे एक सरप्राइज मिलता है कि युनसू ने उसके लिए तैयार किया था। उसे ओपन करके देखती है तो उसमें एक मोबाइल फोन होता है और उसमें युनसू का मैसेज होता है और वो उसे आज रात के लिए डिनर पे चलने के लिए कहता है। ये देख के हाना बहुत खुश होती है और तैयार होके नीचे आती है, जहाँ पे वो रियो से मिलती है और रियो उसे डिनर पे चलने के लिए कहता है। हाना उसे रिफ्यूज कर देती है क्योंकि अब वो सिर्फ युनसू के साथ रहना चाह रही थी। फिर इसके बाद आगे हमें दिखाया जाता है कि हाना युनसू के साथ उसके रूम में होती है और यहाँ पे वो युनसू के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है और काफी खुश होती है। वो लोग बाथरूम में होते हैं और तभी डोरबेल बजती है, जिसपे युनसू डोर खोलने के लिए जाता है और जैसे ही वो डोर ओपन करता है तो वो दोनों काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सामने माया और रियो खड़े होते हैं। उन दोनों को एक साथ इस हालत में देख के माया को जेलसी फील होती है और वो गुस्से में आके हाना को सच सच बता देती है कि उसके मॉम डैड 2 साल पहले ही मर चुके हैं। युनसू को ये सारी बातें सुन के काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और माया को अपनी पूरी ताकत से एक पंच मार देता है, जिसकी वजह से माया ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है, जिसके बाद माया को सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें हाना को दिखाया जाता है, जो कि ये न्यूज़ सुनने के बाद अंदर से टूट चुकी होती है और वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि उसके मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। और साथ ही में हाना को इस बात का भी बुरा लगता है कि युनसू को ये सारी बातें पहले से पता थी पर उसने उससे ये बात छुपाई। इस सब के बाद हाना युनसू को छोड़ के अकेले बुरी तरीके से रो रही होती है, वहीं युनसू भी प्रेसिडेंशियल स्वीट में रो रहा होता है। आगे दिखाया जाता है कि हाना रियो के सामने आने में काफी एम्बैरस फील करती है और उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि रियो ने उन दोनों को होटल रूम में साथ में देख लिया था। और इसके बाद हाना अपना रेजिग्नेशन लेटर रियो को देती है, पर रियो उसका रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देता है और उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हाना से बहुत प्यार करता था और वो उसे अब इतना ईजिली नहीं जाने देगा। रियो हाना से ये सारी बातें कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे युनसू आ जाता है और हाना को अपने साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे मॉम डैड के एशेस मिल गए थे और अब वो हाना के साथ जाके उन्हें बरी करना चाहता था। जिसके बाद हाना युनसू के साथ जाके उसी पेड़ के नीचे मॉम डैड के एशेस को बरी करती है और फाइनली ये लोग अपने मॉम डैड को गुड बाय कहते हैं, जहाँ पे युनसू हाना को अपने प्राइवेट विला में लेके जाता है,
जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के करीब बैठे होते हैं और हाना युनसू की तरफ देख रही होती है। यहाँ पे ये दोनों काफी क्लोज होते हैं और हाना अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ पे युनसू उसे किस करने वाला होता है पर वो खुद को रोक लेता है और हाना को स्नोमैन बनाने के लिए इनवाइट करता है, जिसके बाद हाना उसके साथ जाके स्नोमैन बनाती है। यहाँ पे युनसू काफी कंफ्यूजिंग बातें करता है जो कि हाना के ऊपर से जा रही होती है, क्योंकि वो हाना से कहता है कि उसने हमेशा उसे एज अ सिस्टर ही देखा है और खुद को उसका भाई ही माना है और इसलिए अब वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द रियो से शादी कर ले। पर हाना उसकी बातों को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो वो ऐसी बातें करने लगा, क्योंकि ये बात तो क्लियर होती है कि युनसू पागलों की तरह हाना को चाहता है, पर अब वो इस बात से क्यों रिफ्यूज कर रहा था। एक्चुअली में युनसू काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है इन दिनों, क्योंकि शिमादा वापस उससे रिवेंज लेने के लिए आ गया है और अगर उसे हाना के बारे में पता चल जाएगा तो वो उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, जो कि युनसू बिल्कुल भी नहीं चाहता और बस इसलिए वो हाना को लेके रियो के पास पहुंचता है और रियो को हाना की अच्छी तरीके से केयर करने के लिए कहता है। ये सब देख के हाना काफ़ी शॉक्ड होती है और उसे युनसू के ऊपर गुस्सा भी बहुत आता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हाना फाइनली माया के घर पहुंचती है और हाना के रूम में एंटर करते ही माया उस पे टूट पड़ती है। जेलिसी के कारण वो उसे मारने लगती है और यहाँ पे उसकी बातों से हमें पता चलता है कि माया शुरू से ही हाना से जेलस फील करती थी। हाई स्कूल में भी वो हाना से बेस्ट देने की कोशिश करती थी और फर्स्ट आती थी, पर वो चाहे कितना भी ट्राई कर दे सारी इम्पोर्टेंस हाना को ही मिलती थी। जेलिसी के कारण माया अपना आपा खो देती है और उसका सारा सामान उठा के घर से बाहर फेंक देती है, क्योंकि हाना के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बचती है तो वो बस में ही सो जाती है, जहाँ पे युनसू बस में उसे मिलता है और उसे जगाकर अपने एक बड़े से विला में लेके आता है। ये विला युनसू ने ही हाना के लिए खरीदा था, पर ये बात जैसे ही हाना को पता चलती है तो वो इसे विला को लेने से मना कर देती है। पर युनसू उसे कहता है कि ये एक ब्रदर का सिस्टर के लिए गिफ्ट है और वो इसे लेने से मना नहीं कर सकती है और उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास रहने की कोई भी जगह नहीं है और तुम यहाँ पे मुझसे बहस कर रही हो। ये कह के वो साइड में बैठ जाता है, जिसके बाद हाना सडनली आके उसे हग कर लेती है, जिससे युनसू भी अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो उसे धक्का देके साइड में करता है और उससे कहता है कि ठीक है, पर मुझे ऐसे गले लगा के चोक तो मत करो। जिसके बाद हाना उससे इमोशनली पूछती है कि तुम भी मेरे साथ ही रहोगे ना। तो वो हाना को बाहों में लेता है और उसे कहता है कि वो हमेशा उसके साथ है और हमेशा ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। फिर आगे दिखाया जाता है कि हाना वापस से क्लब जाती है काम करने के लिए, क्योंकि उसकी और माया के बीच का कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ था। और यहाँ पे माया हाना को परेशान करने लगती है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि अब वो युनसू के साथ रह रही है उसके विला में और वो उसे युनसू से दूर रहने के लिए कहती है। पर हाना भी अब तक बहुत सह चुकी थी और वो डायरेक्ट यहाँ पे माया को कह देती है कि अब वो युनसू से दूर नहीं रहेगी। और ये बात सुन के माया, जो कि युनसू को बहुत चाहती थी, अपना आपा खो देती है और उसे एक जोरदार चांटा जड़ देती है। और फिर एन वक्त पे युनसू वहाँ पे आता है और उनका झगड़ा रोकता है और हाना को अपने साथ ले जाके उसे पियानो बजाने के लिए कहता है, वो भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए। फिर फाइनली हाना उसके लिए पियानो बजाती है और युनसू वहाँ पे काफी रोमांटिकली उसे बैठ के देख रहा होता है। ये सारा सीन माया को कुछ पसंद नहीं आता है और वो फाइनली समझ जाती है कि अगर वो हाना को यहाँ पे रहने देगी तो युनसू को उसके साथ टाइम स्पेंड करने का और मौका मिलेगा। और इसी के साथ वो युनसू के पास जाके अपनी हार मान लेती है और हाना और उसके बीच के कॉन्ट्रैक्ट को भी फाड़ देती है। और युनसू यहाँ पे उससे पूछता है कि आखिर तुम इसके बदले में मुझसे क्या चाहती हो, क्योंकि तुम कोई भी काम बिना सोचे तो करोगी नहीं। तो माया यहाँ पे युनसू के करीब आती है और उससे कहती है कि जब तुम हाना को इतना चाहते हो और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, तो मैं भी तो उस आदमी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ जिससे मैं बेहद प्यार करती हूँ। यहाँ पे माया युनसू के बारे में ही कह रही होती है। एक्चुअली में माया सच में युनसू को बहुत चाहने लगी थी, पर वो चाह के भी उसे नहीं पा सकती थी। फिर वो युनसू को अपना दर्द बताती है कि कैसे उसे 20 साल की उम्र में एक बूढ़े आदमी की मिस्ट्रेस बना दिया गया और बस तभी से वो अपनी जिंदगी में कभी प्यार फील ही नहीं कर पाई। और यहाँ पे वो युनसू से रो रो के सिर्फ एक मौका मांग रही थी, वो सिर्फ उसे एक बार, चाहे एक रात के लिए ही सही, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, उसके लिए बस इतना ही काफी है। पर युनसू ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि इससे माया और वर्स्ट कंडीशन में जा सकती थी। वो उसे समझाने की कोशिश करता है पर माया कुछ भी नहीं सुनना चाहती थी और वो अपने आप को युनसू पे फोर्स करने लगती है। पर तभी एन मौके पे क्राइम बॉस वहाँ पे आ जाते हैं और दोनों को इस सिचुएशन में देख लेते हैं। इसके बाद माया, जो कि उनकी मिस्ट्रेस होती है, उनसे माफी मांगने लगती है। आगे दिखाया जाता है कि क्राइम बॉस अकेले में युनसू से मिलते हैं और उससे फाइनली पूछते हैं कि क्या ये सब कुछ करा धरा माया का है या तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, और अगर तुम उसे चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए उसे छोड़ने भी तैयार हूँ। पर युनसू यहाँ पे साफ कह देता है कि माया ने कुछ भी गलत नहीं किया है, पर वो उससे प्यार नहीं करता है।
फिर इस टॉपिक को साइड में रख के क्राइम बॉस उससे पूछते हैं कि क्या वो वापस कोरिया जाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी जान को खतरा है, क्योंकि शिमादा उसकी जान लेना चाहता है। पर युनसू यहाँ से जाने के लिए इनकार कर देता है, जिससे क्राइम बॉस उससे पूछते हैं कि क्या वो लड़की वो पियानिस्ट है जिसकी वजह से वो यहाँ से जाना नहीं चाहता है। पर युनसू यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्राइम बॉस की नज़र हाना पे पड़े। पर क्राइम बॉस युनसू से कहते हैं कि वो काफ़ी इंटरेस्टेड है कि आखिर हाना दिखती कैसी होगी, जिसके लिए युनसू इतना पागल है। आगे दिखाया जाता है कि हाना कोरियन एज सेरेमनी को ज्वाइन करती है। इस सेरेमनी में वो मैन और वुमेन इनवाइटेड होते हैं जो कि 20 साल के होके अपने अडल्टहुड में कदम रखने वाले होते हैं। युनसू हाना को दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और हाना भी उसे देख के वहाँ पे बहुत खुश होती है। पर तभी युनसू के पास शिमादा का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि आज तुम्हारी सिस्टर काफी ब्यूटीफुल लग रही है। ये बात जान के कि शिमादा की नज़र अब हाना पे है, युनसू काफी टेंस्ड हो जाता है, उसे जल्द से जल्द मिलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर रियो हाना को फ्लावर्स देता है और उसे अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए ले जाता है, जहाँ पे रियो के पेरेंट्स चाहते थे कि हाना जल्द ही रियो से शादी कर ले। उनसे मीटिंग ओवर होने के बाद जब रियो के पेरेंट्स वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी हाना उनके पास आती है और जानबूझकर उन्हें बताती है कि हाना नाइट क्लब में काम करती है और युनसू के साथ रहती है। और उसकी बातें सुन के रियो के पेरेंट्स को लगता है कि हाना का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, जिसके बाद युनसू वहाँ पे आके सिचुएशन संभालने की कोशिश करता है और रियो के पेरेंट्स के सामने नील डाउन होके उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो लोग सिर्फ सिबलिंग्स हैं और कुछ भी नहीं। और उनसे कहता है कि हाना एक बहुत ही प्योर लड़की है और वो रियो को उससे शादी करने दे। पर युनसू के पेरेंट्स कुछ भी नहीं सुनते हैं और गुस्से में वो होटल छोड़ के चले जाते हैं। युनसू हाना को रोता देख काफी गिल्टी फील करता है और उससे घर जाके उसका वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसे अभी एक काफी इंपॉर्टेंट काम निपटाना होता है। एक्चुअली में यहाँ से वो सीधा शिमादा से मिलने जा रहा होता है, पर हाना यहाँ पे युनसू को जाने से रोकती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसकी जान खतरे में है। जिस पे युनसू उसे अश्योर करता है कि वो सही सलामत उसके पास वापस आएगा और उसे खुद पे ट्रस्ट करने के लिए कहता है। युनसू के वहाँ से जाने के बाद रियो हाना के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या अभी भी वो युनसू को ही प्यार करती है। और हाना, जो कि अब रियो और खुद से झूठ नहीं बोलना चाहती थी, वो उसे साफ तौर पे बता देती है कि शुरू से लेके अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ युनसू से ही प्यार करती आई है। वहीं दूसरी ओर युनसू शिमादा के सामने खुद को सरेंडर कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आपसी रंजिश की वजह से हाना को कोई भी चोट पहुंचे। वो यहाँ पे शिमादा से कहता है कि वो उसके साथ जो भी करना चाहता है वो कर सकता है और जितना भी उसके अंदर उसके खिलाफ गुस्सा है वो उसे मार के निकाल सकता है। पर ये बदला लेने के बाद वो हाना की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा, जिसमें शिमादा पहले तो उसे कह देता है कि वो उसकी सबसे प्यारी चीज ही उससे छीनेगा, जो कि हाना है। क्योंकि जब युनसू ने क्राइम बॉस के कहने पे शिमादा को मारा था तो उसने उसके चेहरे पे बहुत बड़ा कट दिया था, पर फिर भी शिमादा जैसे तैसे करके बच गया और अब वो चाहता था कि युनसू भी इस दर्द से गुजरे। पर जब वो युनसू का हाना के लिए प्यार देखता है कि वो हाना को बचाने के लिए खुद की जान देने के लिए भी यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा सोचने के बाद वो उसकी बात मान लेता है और युनसू से ही हथियार लेकर वो उसके पेट में घोंप देता है। और यहाँ पे वो युनसू से जाते जाते एक बात और कह के जाता है कि अब मेरी तुमसे कोई भी आपसी रंजिश नहीं है और अब मैं तुम्हें कहीं रास्ते में मिलूं और तुम पे अटैक करूं तो समझ जाना कि ये मैं अपना बदला नहीं ले रहा हूँ, बल्कि क्राइम बॉस के कहने पे कर रहा हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हम उसके हाथ की कठपुतली हैं और वो जैसा कहेंगे वैसा हमें करना ही पड़ेगा। यहाँ पे शिमादा का चैप्टर क्लोज हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, जबकि युनसू यहाँ पे बहुत दर्द में होता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए। तो सी यू गाइस।